हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग जो करंट अफेयर है उसके इम्पोर्टेंट्स कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग अप्रैल मंथ का जो करंट अफेयर है वो डिस्कस करने वाले हैं बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में। अब अप्रैल मंथ के करंट अफेयर में क्या क्या डिस्कस करेंगे अपन, तो बेसिकली मेन फोकस जो अपना है वो एमपी के करंट अफेयर पे रहेगा, मध्य प्रदेश के पे रहेगा। इसके अलावा जो भी काम के पॉइंट्स हैं अपने पास नेशनल और इंटरनेशनल, वो भी अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ठीक है। और हर एक मतलब थोड़ी थोड़ी देर में जो भी टॉपिक में डिस्कस करूँगा उस पर कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस भी कराऊंगा। तो क्वेश्चन भी आपको अलग से कोई देखने की ज़रूरत नहीं, इसी के साथ कंप्लीट हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, अब सबसे पहले मैं हर बार मेंशन करूँगा कि जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका स्टैटिक वाले पोर्शन में या फिर करंट वाले पोर्शन में कहाँ से लिंक है ना। तो वो सारी चीज़ें अपन देखते जाएंगे। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट जो है अपने पास वो है कि मैं जो पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ इसमें इसका जो लिंक है वो भूगोल से है और फिर करंट अफेयर तो है ही है। अब भूगोल में कौन से वाले पार्ट से, तो वन और वनों पर जो नदियाँ जो है इनसे रिलेटेड थोड़ा सा ये पोर्शन अपन पढ़ने वाला है, और फिर योजनाएं वाला है उससे रिलेटेड है। अब देखो, पहली जो न्यूज़ है अपने पास अप्रैल मंथ में वो है कि मध्य प्रदेश का 25 नंबर 25 जो है अपने पास 25 नंबर वन्य जीव अभयारण्य बना है। अब देखो, वन्य जीव अभयारण्य डायरेक्टली अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन वन और वनोपज से रिलेटेड न्यूज़ है एक तरीके की, तो पूछा जा सकता है ना, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का पार्ट है। तो 25 नंबर का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ बना है, वो बना है बेसिकली सागर जिले में, और उसका नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य बना है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य बना है। अब दूसरा पॉइंट कहाँ पे बना है, तो सागर जिले के बंडा और साहगढ़ तहसीलों के वन क्षेत्र में बना है, और इसका एरिया भी 258.64 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। तो एरिया बेसिकली याद करने की ज़रूरत नहीं है अपने को। तो यहाँ से बेसिकली जो इम्पोर्टेंट फैक्ट यही निकल के आता है कि 25 नंबर का अपने पास वन्यजीव अभयारण्य बना है। नाम क्या है इसका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और कहाँ पे है, सागर जिले में। और सागर जिले में भी अगर अपने को बताना पड़े तो बंडा और साहगढ़ तहसीलों के वन क्षेत्र में बना है। ठीक है, इतनी बातें आई थिंक सफिशिएंट होंगी इस न्यूज़ के लिए। ठीक है, बाकी तो इसका एरिया और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को पढ़ सकते हो आप। चलो, अगला है पॉइंट अपने पास, जल गंगा संवर्धन अभियान जो है ये। अब जल गंगा संवर्धन अभियान में क्या क्या हुआ है देखो जरा ध्यान से। बेसिकली यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार जो है उसने 2500 करोड़ के निवेश के साथ जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया है। अब देखो, वैसे तो ये अमाउंट पूछे जाने के चांसेस कम है, और फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि 2500 करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। अब इसका टारगेट क्या है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका लक्ष्य जो है वो 2026 तक राज्य के जल भविष्य को सुनिश्चित करना है। जल गंगा संवर्धन अभियान का लक्ष्य ये है। ठीक है। अब स्टैटिक पोर्शन में आप ये बोल सकते हो कि इसके तहत मुख्य रूप से जो नर्मदा, शिप्रा और बेतवा नदी है ना, बेसिकली नर्मदा, शिप्रा और बेतवा नदी है, उनकी सफाई करना और उनके पुनर्जीवन पर फोकस किया जाएगा। और एक पॉइंट इम्पोर्टेंट और है कि इसकी जो अनूठी विशेषता जो है वो है रिज टू वैली। ये नाम याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि जल गंगा संवर्धन की बेसिक जो थीम या जो विशेषता क्या है, वो है रिज टू वैली। ठीक है, जो मिट्टी के कटाव को रोकने और जल संचयन पर केंद्रित है। ठीक है, और इसमें बेसिकली जलदूत वगैरह भी बनाए गए हैं, और यहाँ पे आप देखोगे कि 1 लाख से ज़्यादा जलदूत तैनात किया गया है। ठीक है, वो ध्यान रखेंगे किस तरीके से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। चलो, अगला पॉइंट है टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर जो है ना, टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर। अब टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर के बारे में क्या है, जो कि 625 किलोमीटर लंबा बनेगा। तो ये तो पूरी बात आपको ध्यान रखने वाली है कि हमारे पास एमपी में जो टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर है वो कितना लंबा बनेगा, 625 किलोमीटर। अब ये कहाँ कहाँ बनेगा, दूसरा पॉइंट ये आता है। बेसिकली इसमें कितना खर्चा होगा, 5,000 करोड़ का। और ये कहाँ कहाँ बनेगा, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। पहला है अपने पास पेंच से लेके कान्हा से होते हुए बांधवगढ़ से होते हुए पन्ना तक जाएगा। ठीक है, पेंच जो अपने पास टाइगर रिजर्व है उससे कान्हा, कान्हा से बांधवगढ़ और बांधवगढ़ से पन्ना, इसी सीक्वेंस में उनको याद रखना है ना। पेंच से एकदम दक्षिण में पेंच आता है, फिर ऊपर आगे जाओ कान्हा, फिर बांधवगढ़ और पन्ना रीवा पन्ना की साइड में। तो इस तरीके से मैप के अंदर भी आप इसको मतलब बना के देख सकते हो। तो पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना, यहाँ पे क्या बन रहा है, 625 किलोमीटर टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर बन रहा है। कैसे,
तो वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए राजमार्गों पर विशेष अंडरपास और ओवरपास जैसे होते हैं ना, जैसे NH 44 जो मॉडल है, NH 44 जो रोड है उसके मॉडल के बेसिस पे इसको बनाया जाएगा और इसे दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। टारगेट कितना है इसको? दिसंबर 2027 तक पूरा करने का टारगेट है। ठीक है, और NH 44 के मॉडल के ऊपर बना रहे हैं। ठीक है, 625 किलोमीटर लंबा है, 5,000 करोड़ का इसमें लागत आएगी। पेंच से कान्हा, कान्हा से बांधवगढ़, बांधवगढ़ से पन्ना। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। चलो अगला है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। अब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्यों चर्चा में है? तो करंट अफेयर में क्या हुआ है, हाल ही में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से सटे जो छिंदवाड़ा वन प्रभाव क्षेत्र है, वहाँ पे एक मादा बाघ थी जिसको 2018 में बांधवगढ़ से लाया गया था, उसको जहर देकर हत्या कर दी गई है ना। किसी आसपास के किसान ने करी होगी, उनको दिक्कत हो रही होगी इसलिए। तो जिससे मानव और वन्य जीव संघर्ष का मुद्दा उठा। अब स्टैटिक पोर्शन आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये डिस्कस हुआ है करंट अफेयर में। तो इसका स्टैटिक पोर्शन क्या है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदा नदी के दक्षिण, है ना, नर्मदा के दक्षिण में होशंगाबाद, बोले तो नर्मदापुरम जिले में। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है थोड़ा सा याद रखना क्योंकि करंट में डिस्कस हुआ है। तो नर्मदापुरम जिले में है। यह 3 हिस्सों से मिलकर बना है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 3 पार्ट हैं। एक तो है अपने पास सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, दूसरा है बोरी अभ्यारण्य और तीसरा है पंचमढ़ी अभ्यारण्य। इन तीनों से मिलके बना हुआ है। फिर पंचमढ़ी को 1999 में मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और 2009 में इसको यूनेस्को में शामिल कर दिया गया था पंचमढ़ी को। ठीक है, अच्छा अब चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर देता हूँ कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इनमें किस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया। पहला जैसे ये क्वेश्चन बना हुआ है कि हाल में मध्य प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य स्थापित किया गया। अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था अपने, सागर की जो बांडा और एक और कोई तहसील थी, उस तहसील में ये किया गया। तो आंसर आ जाएगा सागर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें आई थिंक नहीं होनी चाहिए, है ना। मध्य प्रदेश का 25वां, कौन सा 25वां अभ्यारण्य जो सागर जिले के बांडा और शाहगढ़ तहसील में 258.64 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, वहाँ पे 25 नंबर का बना है। फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जल गंगा जल संवर्धन अभियान के लिए 5,000 करोड़ दिए थे। सॉरी, इसके लिए 2500 करोड़ थे और टाइगर टूरिज्म वाला था उसके 5,000 करोड़ थे, है ना। तो ऐसे ये तो इतना कोई खास मेरे को लग नहीं रहा, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये राशि वाला उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेना कि जल गंगा संवर्धन के लिए 2500 करोड़ है और उसके लिए टाइगर टूरिज्म वाले के लिए 5,000 करोड़ है। अगला, भारत का पहला टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर मध्य प्रदेश के किन जिलों, सॉरी किन टाइगर रिजर्व को नहीं जोड़ेगा। तो याद करो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि पेंच कान्हा और सॉरी पेंच बांधवगढ़ कान्हा, नहीं नहीं, पेंच कान्हा बांधवगढ़ और पन्ना, यही था आई थिंक। एक सेकंड, यही सीक्वेंस था, यही सीक्वेंस था अपने पास क्या, पेंच, पेंच के बाद में कान्हा, यस, बांधवगढ़ और फिर पन्ना। तो ये 4 को जोड़ता है। तो अब ऑप्शन के हिसाब से देख लो तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा भी पूछने वाला लाइक का क्वेश्चन है। तो सतपुड़ा नहीं आएगा इसमें, तो आंसर आ जाएगा इसका सतपुड़ा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये भी ध्यान रखना कि इसमें पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना को जोड़ेगा और इसमें सतपुड़ा तो शामिल कतई नहीं है। ठीक है, ध्यान रखोगे इस बात का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किस दृष्टिकोण को अपनाया गया है? रिज टू वैली अपन ने पढ़ा था, किसकी तरह, रिज टू वैली। ठीक है, चलिए अनूठी पहल है और इससे क्या होगा कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, इससे होता क्या है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ऊंचाई पर वर्षा जल का संचयन किया जाए। ठीक है, रिज टू वैली। अगला है अपने पास सतपुड़ा टाइगर रिजर्व किन क्षेत्रों में आता है। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्योंकि वहाँ पे जो एक मादा बाघ थी उसकी हत्या कर दी गई थी जहर देकर, इसलिए चर्चा में था। तो इसमें अपने पास सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आता है, बोरी अभ्यारण्य आता है और पंचमढ़ी आता है। ये 3 है। और पंचमढ़ी को आपको अभी अपन ने ये भी देखा था कि बायोस्फीयर घोषित किया था पहले, तो फिर 2009 में उसको यूनेस्को में शामिल कर दिया था। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने देख लिया। फिर पंचमढ़ी को यूनेस्को में 2009 में शामिल किया था, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ठीक है, 1999 में तो क्या किया था, पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था और 2009 में इसे यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल कर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश का 25वां वन्य जीव अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है? बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो ये भी एक, आई थिंक दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन। और यूनेस्को वाला ये भी एक तरीके से उससे रिलेटेड, तो ये भी ठीक ही क्वेश्चन हो जाता है ना। चलिए अगले तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? 625 किलोमीटर। ये भी अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ मैं, क्योंकि टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर किसको जोड़ता है वो तो इम्पोर्टेंट है, ये इसकी लंबाई भी इम्पोर्टेंट है। 625 किलोमीटर था और 5,000 करोड़ की लागत है। 625 किलोमीटर है और किससे, पेंच से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, पन्ना तक जाएगा।
ठीक है, अगले पे चलते हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत स्वयं सेवकों को क्या नाम दिया गया है? जलदूत नाम दिया गया, कोई डाउट ही नहीं है। और 1 लाख से ज़्यादा जलदूत जोड़ने की वो मतलब पहल है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। 1 लाख से अधिक जलदूतों के स्वयं सेवकों को तैनात करने का ये है। टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर के तहत वन्य जीवों को सुरक्षित आवाजाही के लिए किस मोड NH44 अभी पढ़ा था अपन ने, दिस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। NH44 के तहत काम किया जा रहा है, अंडरपास वगैरह वो जो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो पेंच टाइगर रिजर्व के NH44 पर बनी सफल अंडरपास मॉडल की तर्ज पर ही से कॉरिडोर में पर्यावरण अनुकूल डिजाइन अंडरपास बनाए जाएंगे, ठीक है। चलो, अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़े गए, तो सेल्फ असेसमेंट वाले आप खुद कर लेंगे, है ना। 5 to 10 क्वेश्चन। जैसे ये जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ये क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है मुझे। 3 मुख्य नदियाँ, तो नर्मदा छिपरा बेतवा थी ना अपने पास, तो ये बता देना आप बिल्कुल। ये थी, ऊपर पड़ा था, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। टाइगर टूरिज्म का है, सतपुड़ा रिजर्व के जिले में, कौन से जिले में स्थित है ना, नर्मदापुरम में था सतपुड़ा अपने पास टाइगर रिजर्व। और जल गंगा संवर्धन अभियान रिस्ट वैली दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य अपने पास अपन ने देखा था मिट्टी के कटाव को रोकना और प्रत्येक ऊंचाई पर वर्षा जल, ये था अपने पास पढ़ा था अभी ऊपर ने ऊपर। टाइगर टूरिज्म का अंतिम बिंदु कहाँ पे होगा? पन्ना होगा, कोई डाउट ही नहीं है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। पेन से शुरू होता है तो। और मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर 99 में किसे घोषित किया, जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? पंचमढ़ी है बिल्कुल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य सागर जिले किन 2 तहसीलों में? तो बांडा और सागर तहसीलों में, है ना। ये भी एक तरीके से ठीक क्वेश्चन है। फिर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जलदूतों को कितने 1 लाख से ज़्यादा जलदूत तैनात किए जाएंगे, है ना। टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर को किस वर्ष तक 2027 तक आई थिंक पूरा करने का पहल है ना। तो इस तरीके से आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगला टॉपिक अपने पास है कि अभी क्या है कि कार्बन हार्वेस्टर है ना। एक तो हेडिंग आप बहुत अच्छे से पढ़ा करो कि कार्बन हार्वेस्टर के लिए 100% टूल टैक्स जो है उसमें छूट देने की घोषणा की गई है, और जो इससे बेसिकली किसानों को लाभ होगा। कैसे लाभ होगा? और दूसरा आपको पता है कि जो 2026 है उसको किसान कल्याण वर्ष घोषित करा हुआ है ना। ठीक है, अब देखो क्या बोलते हैं अपन कि जो MPRDC है उसने क्या किया, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम जो है उसने सभी टोल प्लाजा पर कंबाइन हार्वेस्टर, फसल काटने वाली मशीन, ये कंबाइन हार्वेस्टर है क्या, ये बेसिकली क्या है, फसल काटने वाली मशीन है, ठीक है। इसको क्या करा गया, 100% टूल पर छूट देने की घोषणा करी है, ठीक है। तो अभी खेती के टाइम पे जो कंबाइन हार्वेस्टर मशीन जो जाएगी, इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा बेसिकली। और 2026 जो है उसको किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया। और उसकी थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जा सकती है। तो समृद्ध किसान और समृद्ध प्रदेश, ये भी याद रखना, समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश इसकी थीम रखी गई है, ठीक है। और इसके तहत ये उठाया गया कदम है। राज्य सरकार ने 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की स्थापना जनरली कंपनी के अधिनियम 1956 के तहत 2004 में हुई थी। तो ये बेसिकली अगर आप ध्यान रखो क्योंकि परिवहन वाला टॉपिक वैसे भी अपने सिलेबस में है। तो MPRDC जो है, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की स्थापना जो है 1956 के तहत, अधिनियम जो था उसके तहत 2004 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में, ये भी ध्यान रखना। यह लोक निर्माण विभाग PWD की नोडल एजेंसी है ये, ठीक है। क्योंकि ये अपने पास परिवहन वाला टॉपिक स्टैटिक पोर्शन में है, तो ये जो 2-3 बातें बताई ये भी इम्पोर्टेंट है। अब अगला पॉइंट है कि नई सड़क अवसंरचना जो परियोजना है, करंट अफेयर में क्या हुआ, MPRDC की बैठक में 3 प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वो 3 प्रमुख सड़क परियोजनाएं कौन कौन सी है? तो वो है अपने पास इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड रोड बनाने जा रहे हैं। एक तो ये तीनों का नाम याद रखना, एक तो इंदौर उज्जैन, ठीक है, एक उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड, इंदौर उज्जैन, उज्जैन जावरा और वेस्ट भोपाल बाईपास। इंदौर उज्जैन, उज्जैन जावरा और वेस्ट भोपाल बाईपास, ठीक है। तीनों का नाम ध्यान रखना, इंदौर उज्जैन, उज्जैन जावरा और वेस्ट भोपाल बाईपास। अब इसमें क्या है कि जनरली अपने पास ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि वह प्रोजेक्ट जो जनरली अपने पास नई और अविकसित भूमि पर किया जाता है और जीरो शून्य से शुरू होता है, इसको अपनी जनरली ग्रीन प्रोजेक्ट बोलते हैं। और एक दूसरा होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, उसको क्या बोलते हैं कि मौजूदा जो एक तरीके से बुनियादी ढांचे हैं उनका उन्नयन और विस्तार या विकास अपन जब करते हैं, जैसे 2 लेन को 4 लेन बनाना, तो उसको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट एक तरीके से बोला जाता है। तो आई थिंक ग्रीन फील्ड और जो ब्राउन फील्ड में फ़र्क समझ आ गया। ग्रीन फील्ड में अपने पास MPRDC के द्वारा 3 जगह, 3 जो है वो इंदौर उज्जैन, उज्जैन जावरा और वेस्ट भोपाल बाईपास, ये जो 3 है ये अपने पास प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है।
फिर अगला पॉइंट है अपने पास कि न्यूनतम वेतन में संशोधन किया गया है 2026 में, रिवीजन किया गया है उसका। उसमें क्या है कि करंट अफेयर्स जो है उसमें मध्य प्रदेश के श्रम आयुक्त ने, किसने, श्रम आयुक्त ने 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक के लिए न्यूनतम वेतन में संशोधन किया गया है। अब कब किया गया वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या संशोधन किया दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई अनस्किल्ड या अकुशल जो श्रमिक हैं उनको, उनका न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए, 12,425, इससे कम नहीं होना चाहिए, 12,425 तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए, 12,425। और जो हाईली स्किल्ड हैं उनका न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए, 16,769। ठीक है, 12,425, 16,769, 69। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के और वीडीए वेरिएबल महंगाई जो भत्ता है, डियर अलाउंस है, उस पर आधारित है। तो जनरली आपको पूछा जाए कि ये जो अभी न्यूनतम वेतन का जो संशोधन है ये किस पे बेस्ड है, सीपीआई और वीडीए पर बेस्ड होता है। और वीडीए साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में संशोधित होता है। ठीक है, अब स्टैटिक जीके जनरली ये वाला इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी आप एक बार देख लो कि अनुच्छेद 43 में नीति निर्देशित तत्व जो है वो राज्य का दायित्व है कि वह श्रमिकों को जीवन यापन योग्य वेतन जो है वो प्रदान करे। 43 के अंतर्गत है कि भाई अपने पास राज्य के श्रमिकों को एटलीस्ट वो उनका जीवन यापन हो सके उतना उनको वेतन प्रदान करे। अगला पॉइंट है समवर्ती सूची जो है, जो श्रम है, जो लेबर है वो समवर्ती सूची का विषय एक तरीके से, और जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। फिर न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 में पारित हुआ था। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन करते हैं एक तरीके से, क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं काम काम के। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है, तो किसान कल्याण वर्ष में घोषिट किया, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो ये एक तरीके से आई थिंक अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल पूछा जा सकता है। फिर हाल ही में एमपीआरडीसी द्वारा 100% जो टोल टैक्स की छूट है वो किसके, कंबाइन हार्वेस्ट को दी गई है, कोई डाउट ही नहीं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कंबाइन हार्वेस्टर को 100% टोल में छूट दी गई है। फिर एमपीआरडीसी की स्थापना कब हुई थी, तो आई थिंक 2000 में हुई थी, है ना, 2000 में, 1956 या कुछ उसके तहत जो था, बाद में 2000 में हुई थी, सॉरी 2000 नहीं 2004, माई फॉल्ट, 2004। तो एमपीआरडीसी की स्थापना कब हुई थी, 2004। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने पास सिलेबस में परिवहन वाला टॉपिक है, और परिवहन है तो फिर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है, तो परिवहन टॉपिक है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो काम का है, देख लेना एक बारी। 2004 में इसकी स्थापना करी गई। अगला पॉइंट है, वेस्ट भोपाल बाईपास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, भोपाल को इंदौर से जोड़ना, राजधानी शहर के मुख्य क्षेत्र से भारी यातायात को कम करना। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि भोपाल में जो भारी यातायात है उसको कम करने के लिए भोपाल वेस्ट बाईपास निकाला गया। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, श्रम लेबर ब्यूरो जो है भारत के संविधान की किस, तो अभी तो बताया था श्रम जो वाला जो पार्ट है वो समवर्ती सूची का विषय है, जिसपे समवर्ती सूची मतलब जिसपे राज्य और केंद्र दोनों जो है वो कानून बना सकते हैं एक तरीके से। और फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अप्रैल 2026 के संशोधन के अनुसार मध्य प्रदेश में अकुशल जो श्रमिक हैं, तो मैंने अभी दो बताए थे आपको, एक तो हाईली हाईली स्किल्ड या, और एक अनस्किल्ड वाला। जो अनस्किल्ड का था आई थिंक 12,000 कुछ था, 425 था आई थिंक, और जो हाईली स्किल्ड वाले का था 16,000 आई थिंक 769 कुछ ऐसा था। ठीक है, तो देखो उसने पूछा अकुशल, तो अनस्किल्ड का कितना है, 12,425, और यहीं पे हाईली स्किल्ड का पूछता तो ये हो जाता, तो ये हाईली स्किल्ड का या कुशल श्रमिक का पूछता, तो ये अपने पास आंसर हो जाता, तो इसका आंसर फिर ये हो जाएगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ठीक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ऐसा। आगे चलते हैं, अगला है भारतीय अनुच्छेद के श्रमिकों के लिए जीवन यापन के लिए 43 नंबर का जो है वो अनुच्छेद था, बट ये इस तरीके से है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का क्या अर्थ है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो है पूरी तरह से नई और अविकसित भूमि पर बनाया जाता है, अपने पास कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड का डिफरेंस मैंने बता ही दिया था। ठीक है, और फिर अगला है न्यूनतम वेतन का जो 1948 में पारित हुआ था, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। फिर अगला है मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन की गणना में शामिल वीडीए का पूर्ण रूप क्या है, वेरिएबल डियर अलाउंस होता है ना, वेरिएबल डियर, बिल्कुल वही था। तो महंगाई वेरिएबल महंगाई भत्ता होता है, बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब ये कुछ 8-10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़े, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। पहला क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है मुझे काफ़ी, कि भाई किसान कल्याण जो वर्ष है 2026 की मुख्य थीम क्या है, तो अपन ने पढ़ा था, तो मुख्य थीम है समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश। जनरली ये आप इको सर्वे या फिर बजट वगैरह में देखोगे कि इसकी थीम क्या है, समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश। फिर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की
किस विभाग की मुख्य नोडल एजेंसी है? तो पीडब्ल्यूडी की है, ये भी ठीक है क्वेश्चन है। चलो अगले पे चलते हैं। अप्रैल 2026 के वेतन संशोधन के अनुसार मध्य प्रदेश में उच्च स्किल के लिए कितना था? 16,769। बीड़ी और अगरबत्ती उद्योग जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर किस आधार पर तय की जाती है? जनरली अपने पास प्रति 100 इकाइयों पर आई थिंक होनी चाहिए इसका आंसर। फिर हाल ही में स्वीकृत इंदौर उज्जैन रोड किस प्रकार की अवसंरचना? डेफिनेटली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। तो ये एक तरीके से आप देख लेंगे ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए मैंने। फिर अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं। अब अगले वाला टॉपिक जो है अपना वो क्या है? बेसिकली जो इकोनॉमिक्स और जो जनजातीय कल्याण योजना है उसके ऊपर है। और ये हमारे पास मैंने हर पॉइंट लिखा है कि कहाँ से जुड़ा हुआ है सिलेबस में जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कल्याणकारी योजनाओं से और जनजातीय कल्याणकारी योजनाओं से। अब पहला जो है अपने पास वो है कि मुख्यमंत्री जो लाडली बहन योजना है इस पे एक बड़ा अपडेट हुआ है। तो जो मोहन यादव जी थे वो सीहोर के आस्था में गए थे। कहाँ पे गए थे? सीहोर के आस्था करके एक जगह है, वहाँ पे एक आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन था, है ना। सीहोर के आस्था में एक महिला सशक्तिकरण सम्मेलन था। इस योजना के अंतर्गत 1.25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को बैंक खातों में 1836 करोड़ रुपए की जो राशि है वो डायरेक्ट बैंक द्वारा, मतलब डीबीटी जो है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, उसके द्वारा सिंगल क्लिक करके मतलब स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये तो ठीक है पॉइंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से एक की इन्फॉर्मेशन मेरे को इम्पोर्टेंट लग रही है कि कहाँ पे अभी ये काम हुआ था जहाँ से इतने पैसे एक साथ करे गए थे, या जो कौन सी जगह है? तो सीहोर के आस्था में। ठीक है, किसने किया? डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। अब दूसरा है कि ये जो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? ये पॉइंट आपसे पूछा जाए तो 21 से 60 वर्ष की महिलाएं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? 21 से लेकर 60 वर्ष की महिलाएं जिनमें विधवा तलाकशुदा भी शामिल हैं। ठीक है, बस कवारी नहीं शामिल है, मतलब जिन जो मैरिड नहीं है वो नहीं शामिल होंगी इसमें। तो 21 से लेकर 60 ईयर तक की महिलाएं शामिल है, इस योजना की पात्र है। और परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। एक साल की आय जो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। और इसका वित्तीय लाभ मिलेगा कितना? तो 2026 तक लाभार्थियों को 1500 रुपये प्रति माह मिलेगा। इससे पहले कितना मिलता था? तो इससे पहले 1000 रुपये मिलता था, जो कि बाद में बढ़ा के पीछे दिवाली पे ही किया गया था, 1500 रुपये कर दिया गया था, या दिवाली के बाद किया था आई थिंक सो। बट अभी ये याद रखना कि अभी कितना है इसका? 1500 रुपये। ठीक है, ये याद रखना। अगला पॉइंट है इसका उद्देश्य क्या, एक तरीके से अगर पूछे तो महिलाओं का वित्तीय सशक्तिकरण, स्वास्थ्य व पोषण में सुधार और घरेलू निर्णयों में उनकी भूमिका को बढ़ाना, एक तरीके से कि भाई औरत के पास पैसे आएंगे तो आदमी लोग उसको इज्जत देंगे, इस तरीके से समझ सकते हो। अगला पॉइंट है अपने पास पीएम मातृवंदन योजना। इसमें मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? तो देखो जनवरी 2026 तक इस योजना के तहत 4.41 लाख से अधिक जो है वो लाभार्थियों को पंजीकृत किया जा चुका है। तो ये तो ऐसे डाटा पूछने की चांसेस कम ही है। बट अब इसमें है क्या, जो पीएम मातृवंदन योजना है वो किससे रिलेटेड है और क्या क्या होता है इसमें? तो इसमें क्या होता है, जब पहली संतान होती है तो 5,000 रुपये मिलते हैं, और ये वित्तीय सहायता जो 2 किस्तों में मिलती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखोगे। और जब दूसरी बार संतान होती है तो अपने पास जो अगर कन्या है, मतलब गर्ल चाइल्ड हो रहा है, तो उस केस में 6,000 रुपये और मिलेंगे आपको। और वो भी उसकी एक मुश्त एक ही बार में किस्त मिलेगी, और लड़का होगा तो कुछ खास नहीं मिलेगा। तो फिर से अगर पहली बार संतान हो रही है तो 5,000 रुपये मिलेंगे, वो भी 2 किस्त में। ठीक है, और अगर दूसरी बार हो रही है तो 6,000 मिलेंगे और एक ही किस्त में मिलेंगे। लेकिन शर्त ये है कि जो दूसरी बार वाली हो रही है ये गर्ल होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या बेसिकली लिंगानुपात वगैरह और बहुत सारी चीज़ें लेडीज़ों को, गर्ल्स को बढ़ावा देने के एक तरीके से किया जा रहा है। फिर सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा मिलेगा, इससे पोषण में सुधार मिलेगा, लिंगानुपात में भी अच्छी खासी मतलब इक्वलिटी देखने को मिलेगी, और गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को वित्तीय सहायता देना इसका उद्देश्य है। फिर अगला पॉइंट है अपने पास कि तेंदुपत्ता संग्राहक जो है उनको मजदूरी में वृद्धि किया गया, और चरण पादुका योजना जो है उसके तहत। अब इसमें क्या है कि जो तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले जो मजदूर हैं उनका जो रेट है उनकी 3,000 से बढ़ाकर 4,000 कर दी गई है प्रति एक मन का जो बोरा होता है उसके लिए। तो पहले एक मन के बोरे के लिए तेंदुपत्ता संग्राहकों को 3,000 रुपये मिलते थे, अभी उसको कितना कर दिया? 4,000 रुपये। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाभार्थी और भुगतान इसके लिए 19.8 लाख महिलाओं संग्राहकों को लाभ मिला है, और मजदूरी के रूप में कुल 344.5 करोड़ का भुगतान किया गया है। साथ ही 64.36 करोड़ का अतिरिक्त बोनस भी दिया गया। तो ये इतने पॉइंट्स याद रखने की आपको नीड नहीं है।
बस सिंपल ये रखना, लगभग लगभग 20 लाख महिलाओं को इससे डायरेक्टली लाभ पहुंचा है। ठीक है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 20 लाख महिलाओं को डायरेक्टली लाभ लाभ पहुंचा है। ठीक है, तेंदुपत्ता संग्रहण वाली जो योजना है उसके तहत 3,000 से 4,000 कर दिया। फिर है चरण पादुका योजना। ये है योजना, अब ये भी इम्पोर्टेंट है। चरण पादुका योजना में क्या है कि इसमें बेसिकली तेंदुपत्ता जो संग्राहक है, अब तेंदुपत्ता संग्राहकों को मुख्यतः जनरली इसमें होते हैं आदिवासी लोग। इसमें क्या करते हैं कि आवश्यक शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनमें कुछ किट वगैरह देते हैं इनको। तो किट में क्या है, किट में शामिल वस्तुएं क्या है, जिसमें जूते देते हैं, चप्पल देते हैं, पुरुषों के लिए जूते और महिलाओं के लिए सैंडल देते हैं, और छाता देते हैं ताकि धूप या बारिश वगैरह में जाए तो उनको छाते की देते हैं, और पानी की बोतल देते हैं, महिलाओं के लिए साड़ियाँ भी देते हैं इसमें। ठीक है, तो ये चरण पादुका योजना है जिसमें तेंदुपत्ता संग्रह को ये दिया जाता है। ठीक है, और तेंदुपत्ता की जो मिनिमम एक बोरा की वैल्यू है वो 3,000 से कितनी कर दी है, 4,000 कर दी है। बीड़ी वगैरह बनती है बेसिकली तेंदुपत्ते से। फिर अगला, इससे उद्देश्य क्या है इसका, तो ग्रीष्म ऋतु में जंगल में काम करने वाले करते समय हीट स्ट्रोक जो जनरली लू या फिर कांटों पत्थरों से उनको बचाना है एक तरीके से मजदूरों को। अगला पॉइंट अगर अपन देखें तो इसमें थोड़े से क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करते हैं कि भाई अभी तक जो अपन ने पढ़ा इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए ज़रा पहला क्वेश्चन अपने पास, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना है ना। क्या क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन हमने को बोल रहा है कि इस योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो अपन ने पढ़ा ही था। दैट मीन्स ये अपने पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। योजना का जो लाभ है वो अविवाहित युवतियों को नहीं, ये फॉल्स है। योजना का लाभ अविवाहित को नहीं, इसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ 21 से 60 है, लेकिन किसको है, ओनली मैरिड को, सिर्फ मैरिड को। और मैरिड के बाद में डाइवोर्सी और वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद में, लेकिन एक बार उसने शादी करी हुई होनी चाहिए, उसके बाद में डाइवोर्सी हो जाए, विधवा हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फॉल्स है। वर्तमान 2026 में इसके तहत 1500 प्रति महिलाओं, मतलब 1500 रुपये प्रति महिला को दिया जा रहा है। तो ये मेरे पास बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू, ये ट्रू है। इसका मतलब 1 और 3 सही हो गया इसमें, 1 और 3 तो ये हो गया इसमें आंसर है ना, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप नीचे व्याख्या भी दे रखी है, ये पढ़ लेना। पीएम मातृवंदन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में दूसरी डिलीवरी के दौरान, है ना, दूसरी डिलीवरी में अगर कन्या शिशु पाया जाए, मतलब कन्या शिशु हो, तो एक साथ ही 6,000 रुपये देते हैं, है ना। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था मेरी तरफ से एकदम। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। चल, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में तेंदुपत्ता संग्रहण दर में कितनी वृद्धि की गई है। तो तेंदुपत्ता संग्रहण में अभी अपन ने बताया था कि 3,000 से बढ़ाकर कितने कर दिया, 4,000 प्रति मन का जो हो रहा है वो कर दीजिए। तो ये इसका आंसर ठीक हो जाएगा, है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चरण पादुका योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्रह को प्रदान की जाने वाली किट में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है। छाता, बोतल, ये सब तो होता है, रेडियो वगैरह क्यों देगा, सिंपल सी बात है, जूते चप्पल ये सब तो होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है अपने पास, हाल ही में मुख्यमंत्री मोहनिया लाडली बहन योजना के लिए ये जो इतने पैसे हैं वो कहाँ से स्थानांतरित किए। तो ये है अपने पास आस्था सीहोर से। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ से स्थानांतरित किए, आस्था सीहोर से। ठीक है, ओके। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़े हुए हैं, ये आप खुद से भी ट्राई कर लेना। ठीक है, जैसे सिंपल सिंपल कुछ मैं बताऊं कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लिए आयु सीमा क्या है, तो 21 से 60 है, प्लस मैरिड होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें डाइवोर्सी वगैरह भी बाद में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक मुश्त केस मातृवंदन योजना और ये सब पे कुछ कुछ क्वेश्चन है, तो इस तरीके से मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो आप इनको ट्राई कर लेना। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है अपने पास कि सांस्कृतिक ऐतिहासिक व्यक्तित्व और समसामयिक आयोजन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, ये ऊपर मैं हर बार लिख देता हूँ कि जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो किससे रिलेटेड है। अगला पॉइंट है अपने पास इसमें कि जैसे पहला है भीम रत्न पुरस्कार जो है, ये भीम रत्न पुरस्कार जो है 2026 और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखो, मुख्यमंत्री जो अपने मोहन यादव हैं, उन्होंने इंदौर के अम्बेडकर नगर जिसको महू भी बोला जा रहा है ना, इंदौर के अम्बेडकर नगर जिसको महू भी बोला जा रहा है में आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट योगदान के लिए 5 प्रतिभाओं, उनका नाम तो आपको याद नहीं रखना है, बट बेसिकली ये याद रखना है कि कितने लोगों को भीम रत्न पुरस्कार दिया, तो 5 लोगों को भीम रत्न पुरस्कार दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना।
अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या रोल है, किस तरीके से क्या उन्होंने किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो, 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में, सॉरी इंदौर के महू जिले में, इंदौर जिले के महू जो जगह है, वहाँ पे वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है। और जो महू है इसका 2003 में नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। और ये जगह है इंदौर जिले में। अच्छा, अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ है, जिसमें जो महू वाला है वो उनमें से जन्म स्थान के अंतर्गत आता है। तो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 जो पवित्र स्थानों को पंचतीर्थ कहा जाता है। महू जो है वो उनकी जन्मभूमि है, इनमें से एक है, और यहाँ राज्य सरकार ने भव्य स्मारक बनाया है। संस्थाएं जो है महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय भी है। उन्होंने अछूतों के उत्थान के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी थी। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने करी थी? अपने पास भीमराव अंबेडकर ने। अछूतों के लिए मतलब बेसिकली एससी वाले लोगों के लिए काफ़ी काम किया था इन्होंने। अंतिम चरण जो है उन्होंने नागपुर की दीक्षा भूमि, जो लास्ट में वो नागपुर की दीक्षा भूमि में चले गए थे, और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न भी मिला है। ठीक है। चलो, अगला पॉइंट है ओमकारेश्वर में एकात्मक पर्व का आयोजन करा गया है। ठीक है। तो हाल ही में एकात्मक पर्व का आयोजन कहाँ हुआ है? ओमकारेश्वर में। पहला पॉइंट तो ये है। अब इसमें हुआ क्या है, तो 5 दिन का ये ओमकारेश्वर में एकात्मक पर्व का आयोजन हुआ है, जिसमें बेसिकली होता क्या है इसमें, तो इसका उद्देश्य क्या है? आदि शंकराचार्य के जीवन और शिक्षाओं का स्मरण करना तथा अद्वैत वेदांत दर्शन को प्रोत्साहित करना इस एकात्मक पर्व का उद्देश्य है। अब इसमें है क्या कि ओमकारेश्वर और शंकराचार्य का क्या मतलब एक दूसरे के साथ नाता है, किस तरीके से वो वहाँ पे ये पर्व क्यों होता है, तो इसके बारे में अगर अपन देखें कि एकात्मकता की प्रतिमा, ओमकारेश्वर की जो मंदाता पहाड़ी है उस पर स्थित शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है। ठीक है। अद्वैत लोक ओमकारेश्वर में विकसित किया जा रहा एक विशाल संग्रहालय और सांस्कृतिक परिसर। और अगला पॉइंट है कि ज्ञान भूमि जो है, मध्य प्रदेश को शंकराचार्य की ज्ञान भूमि कहा जाता है। ठीक है। कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से भेंट की थी यहीं पे। ठीक है। ज्ञान भूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से यहीं पे भेंट की थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगला पॉइंट अपने पास मोहनखेड़ा में आदि राज पर्णोत्सव का आयोजन हुआ है। मोहनखेड़ा में आदि राज पर्णोत्सव का आयोजन हुआ है। अब इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री ने धार जिले, और मोहनखेड़ा कहाँ पे है? धार जिले के अंदर है मोहनखेड़ा। आदि राज पर्णोत्सव में भाग लिया है। जनजातीय विरासत और भगोरिया परंपरा का उत्सव माना जाता है इसको, है ना। आदि राज पर्णोत्सव को जनजातीय विरासत और भगोरिया परंपरा का उत्सव माना जाता है। साथ ही जैन आचार्य राजेंद्र सूरी की विरासत को सम्मान देना भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मतलब उद्देश्य था। और स्टैटिक जी के क्या है कि मोहनखेड़ा जो है वो धार में मुख्य रूप में एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। और यह आयोजन मालवा क्षेत्र में, मतलब इंदौर बेसिकली, सॉरी, हाँ, धार जिला जो है इधर, धार जिला जो इंदौर संभाग की तरफ ही आता है, तो या उज्जैन संभाग में आता है और मालवा क्षेत्र में आता है। तो जैन और जनजातीय समुदायों के सामाजिक सद्भाव को दर्शाता है। ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भीम रत्न जो पुरस्कार है वो कितने लोगों को दिया गया? तो बेसिकली 5 लोगों को दिया, ये अपन ने देखा था। ठीक है। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े पंचतीर्थ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान शामिल है? तो महू है, जन्मभूमि है उनकी। ठीक है। 1869 में उनका जन्म हुआ था यहीं पे। फिर है अपने पास ओमकारेश्वर में आयोजित एकात्म पर्व का मुख्य विषय किस दर्शन पर आधारित था? तो अद्वैत वेदांत है। हाँ, अद्वैत वेदांत बिल्कुल। तो अभी तक अपन ने पढ़े, इसमें ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी ठीक है, मतलब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और फिर हमारे पास स्टेच्यू ऑफ वन नेशन, एकात्मकता की प्रतिभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य? 108 फीट ऊंची जनरली अपने पास ओमकार एक मंदाता पहाड़ी पर, यही वाला हो गया है, ये इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मोहनखेड़ा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मोहनखेड़ा अपने पास धार में और जैन धर्म का है, ये बिल्कुल ठीक है।
अगले पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कुछ आप भी कर लेना कि 2003 में इसका नाम बदल दिया गया था, है ना। फिर धार जिले में मोहनखेड़ा में आयोजन किया गया था। आदि राज पर्णोत्सव का कहाँ पे आयोजन हुआ था, तो ये भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो ये कुछ आप भी प्रैक्टिस कर लेना। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी, पिछड़े लोगों के लिए, अछूतों के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं कि अगला जो पॉइंट है अपने पास वो बेसिकली भूगोल के परिवहन और जो अपने पास है अर्थव्यवस्था, परिवहन और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या क्या हुआ है, तो पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और हेलीपैड जो है हेली पर्यटन है इसकी सुविधा करी जा रही है। इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री ने पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के अंतर्गत भोपाल, ध्यान रखना भोपाल, चंदेरी, ओरछा को जोड़ने का प्रस्ताव दे दिया गया, मतलब वो रूट कर दिया गया है, उद्घाटन कर दिया गया है। तो मतलब भोपाल, चंदेरी और ओरछा को जोड़ने वाले एक नए हेलीकॉप्टर रूट का उद्घाटन किया है। किसको, भोपाल, चंदेरी और ओरछा, किसको, भोपाल, चंदेरी और ओरछा को। अब इसमें क्या है कि पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा कब थी, कैसे चालू हुई थी, ठीक है ना। इसके बारे में अपन अगर देखें तो यह मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड की प्रमुख हवाई संपर्क पहल है। इसमें नेटवर्क क्या है कि प्रारंभिक तौर पे इसमें सिर्फ हमारे पास 8 मुख्य शहरों को जोड़ा गया था, जिसमें 8 मुख्य शहर में क्या क्या है, भोपाल है एक तो, भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, रीवा है, उज्जैन है, खजुराहो और सिंगरौली, ठीक है। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि भाई भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, रीवा है, उज्जैन है, खजुराहो है और सिंगरौली है। ये 8 शहर थे पहले, है ना। BIJGRUKS, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, खजुराहो और सिंगरौली। लेकिन अब इसमें एक नया रूट बनाया गया है जो कि भोपाल, चंदेरी और ओरछा को जोड़ता है, ठीक है, 3 को एक साथ जोड़ता है, ठीक है। अब इसमें ओरछा और चंदेरी जो है विरासत केंद्रों को भी शामिल कर दिया गया है। मॉडल ये है सेवा जो पीपीपी मॉडल पर, मतलब जनरली सार्वजनिक निजी भागीदारी जिसमें रहती है, तो उसके मॉडल पर किया जा रहा है। और निजी विमानन फ्लाईओला के सहयोग से, एक निजी विमानन है फ्लाईओला, उसके सहायता से इसको संचालित किया जा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। फिर विमान, इसमें ट्विन इंजन विमानों और हेलीकॉप्टरों आमतौर पर 6 सीटर का उपयोग किया जा रहा है, कोई खास नहीं है। बुकिंग के लिए आपको अगर देखना है तो ये देखना flyOla.in जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको ये मिल जाएगा। और जिसे IRCTC और MP ऑनलाइन के साथ इसको एकीकृत किया गया है। अगला अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीएम जो है मित्र पार्क है वो धार में अपने पास बनाया जा रहा है, ये आपको पता ही है। और ऑलरेडी इसके लिए 86% भूमि जो है वो निवेशकों को आवंटित की जा चुकी है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना आपको। और ये बेसिकली किसके किसके उद्देश्य से बनाया जा रहा है, तो ये कपड़ा जो उद्योग है उसके लिए बनाया जा रहा है बेसिकली। और इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से टोटल अगर अप्रोक्सीमेटली बोले तो 3 लाख जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसमें सुविधाएं बेसिकली क्या क्या होंगी, तो अगर आप देखेंगे इसमें प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र होगा, सौर ऊर्जा प्रणाली होगी, श्रमिकों के आवास सुविधाएं शामिल होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडोरमा और ट्राइडेंट जैसी कंपनियां यहाँ निवेश कर रही हैं। चलो अब आगे चलते हैं। उज्जैन संभाग का हर घर जल योजना में प्रथम स्थान रहा है। तो क्या है अपने पास, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल अभियान के तहत मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग का, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि मध्य प्रदेश के कौन से संभाग का जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल अभियान में प्रथम स्थान, शीर्ष स्थान मिला है, तो उज्जैन संभाग को मिला है, ठीक है। इस संभाग ने 7 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को सफलतापूर्वक नल के जल कनेक्शन देने का मतलब दे दिया है। और इसमें जनरली कौन से जिले, उज्जैन है, देवास है, शाजापुर और रतलाम जैसे जिले यहाँ पे शामिल हैं। अब जैसे क्वेश्चन अगर देखें तो हाल में मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा शुरू की गई नई जो हेली पर्यटन सेवा है उसका कौन सा नया रूट शुरू किया गया है, तो वह भोपाल, चंदेरी और ओरछा अपन ने पढ़ा था। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के पहले चरण में टोटल कितने शहरों को, 8 शहर थे अपने पास। फिर अगला है मध्य प्रदेश में पीएम मित्र पार्क किस जिले में विकसित किया जा रहा है, डेफिनेटली पीथमपुरा धार है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग प्रथम स्थान पर रहा है, तो जल जीवन में अपने पास जो है वो अभी अपन ने देखा था कि भी अपने पास उज्जैन संभाग जो है वो प्रथम रहा है, तो डेफिनेटली उज्जैन संभाग आंसर आ जाएगा,
ठीक है, 7 लाख से ज़्यादा लोगों को जल कनेक्शन दे दिए गए। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा जो है अपने पास संचालन की मध्य प्रदेश सरकार ने निजी कंपनी पीपीपी मॉडल के साथ साझेदारी की है। तो फ्लाईओला थी अपने पास, फ्लाईओला, हाँ, और flyola.in पे जाके आप बुकिंग कर सकते हैं। फिर ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं, जैसे ये क्वेश्चन, पीएम मित्र पार्क योजना का मुख्य उद्देश्य के विकास से संबंधित और डेफिनेटली कपड़ा और परिधान, है ना। फिर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के प्रारंभिक 8 में से कौन सा शामिल नहीं है, तो ये भी आप देख लेना, ये भी दिस वेरी, सागर नहीं है, डेफिनेटली दिख रहा है, रीवा सिंगरौली खजुराहो तो था ही अपने पास। तो ये कुछ क्वेश्चन आप भी एक बारी ट्राई कर लेना। बेसिकली इसमें क्या है कि 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और ये आधुनिक सुविधाएं होंगी, बिल्कुल दोनों सही है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन ये आप थोड़े से 86% भूमि को ऑलरेडी अपने पास यहाँ पे आवंटित की जा चुकी है, ये पूछा है इसने। तो ऐसे क्वेश्चन, अगले टॉपिक पे चलते हैं अभी। तो अगला टॉपिक है अपने पास कि इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और प्रमुख व्यक्तित्व इनसे जुड़े हुए और ये समसामयिक घटनाएं हैं। अब देखो पहला पॉइंट है अपने पास कि राजा हृदय शाह लोधी और शौर्य दिवस, है ना, राजा हृदय शाह लोधी का के रिगार्डिंग, और फिर अब आगे शौर्य दिवस। तो क्या अपने पास 28 अप्रैल 2026 को डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में, कहाँ पे याद रखना, भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित हुआ क्या, शौर्य दिवस। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में अप्रैल माह के अंदर 2026 में जो शौर्य दिवस है वो कहाँ, शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो अपन क्या बताएंगे, जम्बूरी मैदान भोपाल, भोपाल के जम्बूरी मैदान में। यह कार्यक्रम किससे रिलेटेड था, तो राजा हृदय शाह लोधी की स्मृति में आयोजित किया गया था, ठीक है, इतना पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब हृदय शाह लोधी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो हृदय शाह लोधी जनरली हीरापुर के राजा थे, कहाँ के थे, हृदय शाह है से हृदय और है से हीरापुर के राजा थे, और 1842 के बुंदेलखंड विद्रोह के प्रमुख नायक थे ये, ठीक है। इन्होंने 1857 की क्रांति से 15 साल पहले ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। राजा हृदय शाह और उनके परिवार ने 1857 तक संघर्ष जारी रखा और अंततः शहादत इनको प्राप्त हो गई थी, ठीक है। तो शौर्य दिवस इनके लिए कहाँ पे, जनरली याद रखना भोपाल के जम्बूरी मैदान में याद रखना। फिर अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए कोई पॉइंट है कि राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश को उसकी सांस्कृतिक विरासत जीर्णोद्धार के माध्यम से गोल्डन स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके प्रमुख घोषणाएं क्या क्या हैं, तो वृंदावन ग्राम जो है वो तैयार किया जाएगा। एक तो कि हर एक विकास खंड पर, है ना, राज्य के प्रत्येक विकास खंड पर एक वृंदावन ग्राम जो है वो विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वावलंबन और गो केंद्रित विकास को बढ़ावा देना, स्वावलंबन और गो केंद्रित विकास को बढ़ावा देने के लिए वृंदावन ग्राम जो है वो प्रत्येक विकास खंड पे विकसित किया जाएगा, और इसका उद्देश्य क्या है, गो केंद्रित विकास को बढ़ावा देना, ठीक है, वृंदावन ग्राम। फिर आस्था भवन, आस्था भवन क्या है, मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने के लिए पवित्र नगरी अयोध्या में एक समर्पित आस्था भवन। तो आस्था भवन जो है वो अयोध्या में, और किसके लिए, एमपी के जो श्रद्धालु जाएंगे अयोध्या में उनके लिए अलग से आस्था भवन बनाया जा रहा है। फिर है गीता भवन व चित्रकूट, नगरीय निकायों में गीता भवनों का निर्माण होगा और चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो गीता भवन व चित्रकूट कहाँ पे होगा, नगरीय निकायों में, नगर निकायों में, ठीक है। चलो अगला पॉइंट है आत्मनिर्भर गौशाला स्थापना जो है नीति 2025 आई है। इसमें क्या है कि पशुपालन अपने पास देखभाल और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यह नीति लागू की गई है, ठीक है। तो पशुपालन की देखभाल अच्छे से और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर हो उसके लिए ये नीति लागू की गई है, क्या, आत्मनिर्भर गौशाला स्थापना नीति 2025। इसमें प्रमुख बिंदु क्या है, यह नीति शहरी क्षेत्रों में आवारा पशुओं के आश्रय के लिए बड़े और आधुनिक गौशालाओं के निर्माण पर केंद्रित है, ठीक है। इसके अंतर्गत 5,000 से अधिक पशुओं की क्षमता वाली गौशालाओं का विकास व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। तो ये याद रखना कि 5,000 से ज़्यादा वाली जो गौशाला है उनका विकास किया जाएगा किसमें, आत्मनिर्भरता गौशाला स्थापना के अंतर्गत 2025 के अंतर्गत। तो 5,000 से ज़्यादा वाला। प्रशासनिक नियुक्तियाँ और जो संस्थान हैं उनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये नाम याद रखना, ये पूछा जा सकता है समिता रजौरा का। समिता रजौरा क्या है, हाल ही में 1992 बैच की IAFS अधिकारी है समिता रजौरा। हाल ही में मध्य प्रदेश की प्रधान मतलब मुख्य, है ना, मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव, प्रधान मुख्य
वन संरक्षक वन्य जीव चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन नियुक्त किया गया है इनको, है ना, मुख्य वन संरक्षक जो प्रधान बनाया गया इनको। अब स्टेटिक क्या है कि यह पद जनरली वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, उसको लागू करने और वन्य जीवों से संबंधित सर्वोच्च निर्णयों के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इन्होंने इससे पहले कौन थे यहाँ पे, सुब्रंजन नाम के जो आदमी थे, सुब्रमण्यम सेन, उनका स्थान लिया है। और सुब्रंजन को अभी क्या बना दिया गया है, अभी जो सुब्रंजन को जो राज्य जो वन बल प्रमुख है, राज्य वन बल प्रमुख है, HOFF बन गए हैं वो। ठीक है, तो इसलिए समिता रजौरा को नया प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव का बनाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर अगला पॉइंट है, वित्त प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जो है उनके अंतर्गत मध्य प्रदेश जो है वो मंत्रिमंडल ने भोपाल में, कहाँ पे, भोपाल में FTRI की स्थापना की मंजूरी दे दी है। तो FTRI की स्थापना भोपाल में दी गई है, मतलब स्थापना की मंजूरी भोपाल शहर में होगी स्थापित वित्त प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। इसका उद्देश्य वित्त प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करना और सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए की जाएगी। ठीक है, चलो अपन क्वेश्चन देखते हैं। शौर्य दिवस के अवसर पर स्मरण किए जा रहे राजा हृदय सालोदी का संबंध मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक, तो 1842 का बुंदेलखंड विद्रोह से, बिल्कुल डेफिनेटली, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ठीक है, चलो 15 साल पहले ही इन्होंने ये काम कर दिया था। फिर मध्य प्रदेश सरकार की सांस्कृतिक पुनर्जागरण पहल के तहत वृंदावन ग्राम, तो अभी अपन ने देखा था, तो वृंदावन ग्राम जो है कि प्रत्येक विकास खंड पे और स्वावलंबन और गो केंद्रित विकास को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से ये बनाया जाएगा, तो ये ठीक है, बी आ जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा वित्त प्रशिक्षण एवं अनुसंधान FTRI की स्थापना किस शहर में स्वीकृत की गई। तो FTRI की जो स्थापना है वो अभी अपन ने जनरली देखा था कि भोपाल में, भोपाल शहर के अंतर्गत। तो अभी जो ऊपर दो क्वेश्चन किए, आई थिंक ये दोनों ठीक है, मेरे पास अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, चलो ये भी अच्छा है। और आगे चलते हैं, ये कुछ क्वेश्चन फिर आप भी ट्राई कर लेना एक बार कि जैसे आत्मनिर्भर गौशाला स्थापना नीति 2025 के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आवारा पशुओं के लिए गौशालाओं का निर्माण करना है। ऐसा तो नहीं देखा था अपन ने कि शहरी क्षेत्र के लिए ये सिर्फ, है ना। और 5,000 से अधिक, ये बिल्कुल ठीक है इसमें, तो 2 नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 सही हो जाएगा। फिर अगला क्या है अपने पास, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए किस भवन की, तो आस्था भवन बनाया जा रहा है अयोध्या में, निम्नलिखित में सुमेलित करने वाला क्वेश्चन। ये भी अभी पढ़ाया था कि शौर्य दिवस अपने पास कहाँ पे था, राजा हृदय सालोदी का जम्बूरी मैदान में था अपने पास। शौर्य दिवस से कहाँ से मिल जाएगा, जम्बूरी मैदान मिल जाएगा। तो B7 देख लो, B7 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये और ये कट गए। और फिर बचा क्या, A से 4 या A से 1, एफ टी आर आई भोपाल में था, अभी अपन ने देखा था FTRI कहाँ पे, भोपाल में। तो FTRI A से 4 बन जाएगा, तो आंसर तो यही आ गया। और B से 1, C से 2, D से 3, तो C से 2 स्टेच्यू ऑफ वननेस एकात्मकता की, बिल्कुल ये ओमकारेश्वर में ही था अपने पास। और D से 3 आदिराज पर्णोत्सव, बिल्कुल मोहनखेड़ा धार में हुआ था आदिराज पर्णोत्सव, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भगोरिया और उत्सव वो भी किया गया था। चलो अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रधान मुख्य वन संरक्षण किसे नियुक्त किया गया है, तो समिता रजौरा को किया गया है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। राजा हृदय सालोदी के संबंध में हीरापुरा के राजा थे, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है ये पॉइंट, तो हीरापुरा के राजा थे वे। उन्होंने 1842 में नेतृत्व किया था, बिल्कुल ठीक है। उनकी स्मृति ग्वालियर में शौर्य दिवस, उनकी स्मृति में ग्वालियर में नहीं था शौर्य दिवस, भोपाल के जम्बूरी मैदान में था, तो ये फॉल्स हो गया। तो इसमें 1 और 2 सही है। ठीक है, ऐसे ही अपने पास गोल्डन स्टेट बनाने की जारी किया, मतलब कोशिश कर रहे हैं MP को सांस्कृतिक पुनर्जागरण योजनाओं के तहत। ठीक है, फिर बाकी क्वेश्चन यूनेस्को में नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, ये क्वेश्चन हटा देना, एक सेकंड, इस क्वेश्चन को हटा देना, एक सेकंड, क्या है डाल दिया ये हटाओ इसको। हाँ, तो क्या कहा अपन ने, इस क्वेश्चन को आप हटा देना, इसमें थोड़ी सी कोई गलती है, तो मैं ही हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ इसको। मतलब सिर्फ प्रस्तावित है वो, यूनेस्को में शामिल हुआ नहीं है। ओरछा जनरली, ओरछा के बारे में ये क्वेश्चन कि ओरछा को मतलब बना दिया गया, तो बेसिकली वो प्रस्तावित है अभी एक तरीके से, फाइनली वो यूनेस्को में शामिल हुआ नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन आप देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास
मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संसाधन और ये इससे रिलेटेड। तो इसमें क्या क्या है अपने पास कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और कृषि एवं ग्रामीण विकास, जो स्वास्थ्य एवं कौशल है उसके रिलेटेड, और समसामयिक घटनाएं कुछ देखेंगे। तो पहला पॉइंट देखो अपने पास कि सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के बारे में। अगर मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, इसके अंतर्गत 3 किलोवाट जो अगर कोई रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाता है तो उसको 78,000 78,000 की सब्सिडी मिलती है। ठीक है ना। अब पीएम कुसुम योजना जो है, किसानों को सोलर पंप पर 90% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है, ताकि डीजल पर निर्भरता कम हो जाए। ठीक है। अब अगर अक्टूबर 2025, अब ये जो करंट अफेयर है इसमें जनरली अक्टूबर 2025 के आंकड़े की अगर थोड़ी सी बात करी गई है, तो अपने पास ग्राउंड माउंटेड जो सोलर क्षमता थी अक्टूबर 2025 तक वो 4500 थी अप्रोक्सीमेटली, और रूफ टॉप सोलर जो क्षमता थी वो 515 मेगावाट थी। ठीक है। तो ये डाटा आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली से ध्यान रख सकते हो। बाकी हमें अभी डाटा मैं बताऊंगा कि आपको इको सर्वे में डाटा है वो ध्यान रखना है। अब राष्ट्रीय योगदान क्या है, तो मध्य प्रदेश भारत में सबसे सस्ती और जो अपने पास सबसे सस्ती सौर ऊर्जा प्रदान करने वाले राज्यों में से एक है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा आपको कि विशेष रूप से दिल्ली मेट्रो के लिए आवश्यक जो दिन की कुल ऊर्जा है उसका लगभग 60% हिस्सा जो है वो एमपी से ही जाता है। ठीक है। जो डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, उसमें जो भी अपने पास जो एनर्जी चाहिए होती है उसका 60% हिस्सा एमपी से जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा के संबंध में थोड़े से मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। तो अगर आपको पूछा जाए कि अक्टूबर नवंबर या फिर नवंबर 2025 तक सौर ऊर्जा की कुल मतलब कितनी है अपने पास एमपी की, तो 9508 आंसर है। ठीक है। कितना है? 9508 मेगावाट। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि इसमें से भी क्या कुछ और पॉइंट्स बन सकते हैं, तो ये बिल्कुल बन सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में, है ना, अपने पास नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित पिछले 10 वर्षों में लगभग 20 गुना बढ़ गई है। ठीक है। जिसमें पवन ऊर्जा जो है वो 3500 मेगावाट। अब यहाँ पर देखो, अब ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि लास्ट 10 ईयर्स के अंदर जो मतलब 2015 से 2025 के बीच में नवीकरणीय ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई है, तो लगभग 20 गुना वृद्धि हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जिसमें पवन ऊर्जा अभी कितनी है? लगभग 3500 मेगावाट। सौर ऊर्जा कितनी है? 5781। ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ आएगी कि ऊपर जो अक्टूबर के आंकड़े लिखे हैं उसमें लगभग 5000 है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर टोटल सौर ऊर्जा बोली जाए तो कितनी है अभी नवंबर तक, कितनी बता रखी है? 5781 बताएगी। तो ये याद रखना आपको। बायोमास तो काफ़ी कम है, 155 वोट है, और छोटी पन बिजली जो परियोजना है उनकी 124 मेगावाट का ही है। ठीक है। अब इसमें कुछ आप मतलब इको सर्वे में बात करेंगे बाकी तो, कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा जो नीति है वो 2025 में है, और वो सब तो अलग से बात कर लेंगे। फिर अगला पॉइंट अपने पास कृषि बुनियादी ढांचे को बढ़ावा। अब इसमें क्या है अपने पास कि इसके लिए अपने पास जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है जबलपुर में, वहाँ पे कृषि मंथन कार्यक्रम के अंदर मोहन यादव ने भाग लिया। अब कृषि मंथन कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वहाँ पे कुछ उद्घाटन किए। अब उस उद्घाटन में क्या क्या किया गया कि बोहानी जो क्षेत्र है उसमें गन्ना अनुसंधान जो है केंद्र खोला जाएगा। तो बोहानी में गन्ना अनुसंधान, बालाघाट में कौशल विकास केंद्र, जबलपुर में स्वचालित तरल जैव उर्वरक उत्पादन केंद्र। तो ये सब वहाँ पर डिसीजन लिए गए कि बोहानी में गन्ना अनुसंधान केंद्र, बालाघाट में कौशल विकास केंद्र, जबलपुर में स्वचालित तरल जैव उर्वरक उत्पादन केंद्र। ये सब याद रखना आपको तीनों पॉइंट्स की कहाँ पे क्या क्या मतलब डिसीजन लिए गए और ये कब लिए गए। जबलपुर में आयोजन कृषि मंथन कार्यक्रम के तहत ये मतलब ये उद्घाटन के बताया गया वहाँ पे। और इसमें अन्य पहल क्या है, किसानों के लिए कृषि अनुसंधान ट्रैकिंग ऐप भी लॉन्च किया गया। ठीक है। और अगला पॉइंट अपने पास 8वां पोषण पखवाड़ा जो 2026 का और स्वास्थ्य पहल। इसमें क्या है कि 9 से 23 अप्रैल 2026 तक मध्य प्रदेश में 8वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया। मुख्य थीम क्या थी इसकी? लखपति बहना और पोषण पर ध्यान। ठीक है। 8वां पोषण पखवाड़ा 2026 का जो है वो 9 से 23 अप्रैल 2026 तक मनाया गया, जिसकी मुख्य थीम क्या थी? लखपति बहना और पोषण पर ध्यान। ठीक है। आर्थिक सशक्तिकरण और पोषण आपस में जनरली अपने पास जुड़े होते हैं, तो इस तरीके से। फिर अपने पास क्या है कि एनीमिया मुक्त मध्य प्रदेश की इसमें एक तरीके से बातें करी गई कि महिलाओं और किशोरियों में खून की कमी जनरली होती है जिसको एनीमिया बोलते हैं अपन, दूर करने के लिए T3
रणनीति अपनाई गई है। T3 का अर्थ क्या है, पहले टेस्ट करो कि खून की कमी है, फिर उसको ट्रीटमेंट करो और फिर टॉक करो, फिर बातें करो। तो टेस्ट, ट्रीट और टॉक। रियल टाइम निगरानी के लिए पोषण ट्रेकर ऐप का लॉन्च किया गया एक तरीके से। और श्री अन्न मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में कोदो, कुटकी और ज्वार का मुख्य रूप से उत्पादक है। तो मिलेट्स को महिलाओं के लिए पावर फूड्स के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। और पोषण वाटिका के माध्यम से मिलेट्स आधारित व्यंजनों का वितरण किया जा रहा है। अब इसमें जनरली अपन थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं एक तरीके से कि भाई जो अपने पास अभी जो पढ़ा है इसमें से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन अपने पास, मध्य प्रदेश द्वारा दिल्ली मेट्रो की दिन की ऊर्जा आवश्यकता लगभग कितनी प्रतिशत सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरी की जाती है, और वो मध्य प्रदेश द्वारा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, लगभग 60% थी अपने पास, ठीक है। चलो लगभग 60%। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त मध्य प्रदेश अभियान के तहत अपनाई गई T3 जो प्रणाली है उसमें क्या है, पहले टेस्ट फिर ट्रीट फिर टॉक करो। तो टेस्ट ट्रीट टॉक था अपने पास। और फिर अपने पास क्या, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर गन्ना अनुसंधान बोहानी में हुआ था। गन्ना अनुसंधान की उद्घाटन कहाँ पे, बोहानी के लिए किया गया, ठीक है। जबलपुर के कृषि मंथन कार्यक्रम के दौरान बोहानी में गन्ना अनुसंधान का उद्घाटन किया। चलो अगला है, पीएम कुसुम योजना के तहत मध्य प्रदेश में किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए कितने प्रतिशत की सब्सिडी, मैक्सिमम 90% तक की सब्सिडी मिलती है। अगला ये क्वेश्चन आप जनरली थोड़े से खुद भी एक तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसके लिए फिर मैंने कुछ क्वेश्चन और इसमें ऐड करेंगे। तो देखो चलो मैं कुछ बता देता हूँ थोड़े से कि जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया 3 किलोवाट में 78,000 मिलता है अपने पास, ये पता है अपने को। गन्ना अनुसंधान के अंदर अभी पढ़ा था अपन ने, कहाँ पे, बोहानी में। और कौशल विकास के अंदर जनरली बालाघाट में, स्वचालित वाला जो है जबलपुर में था, तो मिला देंगे इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। और 8वां पोषण पखवाड़ा, उसकी थीम क्या थी, लखपति बहना पहल थी जनरली थीम। और मध्य प्रदेश एनीमिया के लिए अपने पास पोषण ट्रेकर ऐप जो है वो लॉन्च किया गया श्री अन्न के लिए। इस तरीके से कोदो गुटकी को बढ़ावा देना, और ये सारे एक तरीके से आप पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन आप अक्टूबर 2025 बोला, सॉरी 2025 बोला जाए, बट जनरली इस क्वेश्चन को आप उतना इम्पोर्टेंस ना दें, क्योंकि जनरली इको सर्वे में आपके नवंबर का डाटा दिया गया, तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अपने पास कि अक्टूबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार ग्राउंडेड माउंटेड सोलर जो है अपने पास लगभग 4500 था, और रूफ टॉप वाला 500 कुछ ऐसा था। तो टोटल मिला के 5000, बट एग्जैक्टली कितना अपने को बताना कि 5781 ऐसा कुछ मेगावाट है वो नवंबर 2025 तक, मतलब 5700 समथिंग कुछ है। और 9508 वो टोटल नवीकरणीय ऊर्जा है, ऐसा कुछ, ठीक है। कृषि मंथन कार्यक्रम में क्या क्या हुआ ये सब आप देख लेना एक बारी, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो ऊपर पढ़े अपन ने। अच्छा, अब अपने पास जो है अगला कॉन्सेप्ट आता है, आई थिंक अभी ज़्यादा नहीं बचा है, तो चलो एक काम करते हैं, इसको ख़त्म ही कर देते हैं। अब इसमें अगला पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में है। तो देखो क्या है अपने पास, बेसिकली MLA ट्रिक जो है, MLAtrick.com जो है वो जनरली एक ऐप, मतलब वो किया है। तो केरल ने विधायकों के कार्यों को ट्रैक करने के लिए भारत का पहला डेटाबेस MLAtrick.com लॉन्च किया गया है, ठीक है। विधायी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए ये इसका उद्देश्य है। और मध्य प्रदेश का संदर्भ जो है नेवा, मध्य प्रदेश विधानसभा नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन जो है उसमें प्रोजेक्ट में शीर्ष प्रदर्शन पर करने वाले राज्यों में से एक है मध्य प्रदेश। और इसका लक्ष्य क्या है, विधानसभा को पूरी तरह कागज रहित पेपरलेस बनाना, ठीक है। न्याय सेतु AI चैटबॉट है, इसमें क्या है अपने पास कि भाई करंट में क्या है कि विधि एवं न्याय मंत्रालय ने दिशा कार्यक्रम के तहत न्याय सेतु AI चैटबॉट और इसका शुभंकर दिशिका लॉन्च किया है। और ग्रामीण और वंचित समुदायों के लिए न्याय तक पहुंच को आसान करना, और ये भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुरूप विधिक मार्गदर्शन देता है, ठीक है। प्रौद्योगिकी भाषिणी जो ऐप पर आधारित है, जो भारत सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोले तो AI आधारित एक भाषा अनुवादक ऐप कौन सा है, भाषिणी जो है अपने पास वो है। मध्य प्रदेश का न्याय चौपाल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मध्य प्रदेश का आ गया तो इसको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का न्याय चौपाल जो है, जिस तरह केंद्र का न्याय सेतु है, ठीक है, केंद्र का जैसे क्या है अपने पास न्याय सेतु है, उसी तरह से मध्य प्रदेश का भौतिक डिजिटल हाइब्रिड मॉडल न्याय चौपाल, इस नाम को ध्यान रखना, क्या है, न्याय चौपाल लागू किया गया है, विशेषकर कहाँ पे, झाबुआ, खंडवा और भोपाल जैसे ग्रामीणों को कानूनी प्रक्रियाओं में मदद करने के लिए, ठीक है, याद रखना।
फिर राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। अब देखो इस पे बवाल हुआ है कि अनुच्छेद जो 161 है अपने पास, वो अपन ने पहले भी पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या गया है कि मद्रास जो सुप्रीम कोर्ट है उसके उसके साथ में एक राज्यपाल थे वहाँ के, तो उनका जो डिस्प्यूट था कि भाई अपने पास जो क्षमादान की शक्ति है उसके तहत राज्यपाल को मंत्री परिषद, ये इंपॉर्टेंट आया है कि मंत्री परिषद की सलाह लेना बाध्य बाध्य है, मतलब उसकी सलाह के बगैर वो डिसीजन नहीं ले सकता। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जा सकता है क्योंकि राज्यपाल अपने भी टॉपिक में, तो कहने का मतलब 161 नंबर का जो अनुच्छेद है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। ये किससे रिलेटेड है? राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों से। अब क्या हुआ इसमें कि अनुच्छेद 161 जो है वो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति देता है, लेकिन राज्यपाल का व्यक्तिगत विशेषाधिकार नहीं है कि खुद से ही अपने को जिसको मन किया उसको समाधान मतलब क्षमा दे दी, ऐसा नहीं है। राज्यपाल एक संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख है, वह समानांतर कार्यपालिका के रूप में कार्य नहीं कर सकता, मतलब खुद से वो माफ़ नहीं कर सकता, उसको सलाह लेनी पड़ेगी संबंधित मंत्री परिषद से। ठीक है, वो एक संवैधानिक और नॉर्मली क्या बोलें कि औपचारिक जो है वो प्रमुख है, कार्यपालिका काम डिसीजन वो खुद नहीं ले सकता डायरेक्टली, वो सलाह लेके फिर सोच सकता है ऐसा। ठीक है, फिर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसके बारे में क्या हुआ है कि हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सरकारी कर्मचारी का पदोन्नति है ना, उसका प्रमोशन, उसके विचार किए जाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। और उसमें क्या है कि न्यायालय ने माना कि पात्र कर्मचारी जो पदोन्नति के लिए अपने विचार से अपने मनमाने ढंग से वंचित करना, मतलब कि जानबूझ के अगर उसको वंचित किया जा रहा है तो वो क्या है अपने पास अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 16(1) सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता का उसका उल्लंघन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे कि हाल ही में विधायकों के ट्रैकिंग के लिए अपने पास जो MLATrack.com है वो किसने, केरल ने लॉन्च किया है। ठीक है, फिर दिशा कार्यक्रम के तहत लॉन्च किए जाने वाले न्याय सेतु AI चैटबॉट का शुभारंभ क्या है, दिशी का है डेफिनेटली, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर देसी का वाला ये भी ठीक ही है मतलब। और फिर ये क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ना। तो इसके लिए मंत्री परिषद की सलाह लेना, इस शक्ति का प्रयोग करते समय जो राज्यपाल है मंत्री परिषद की सलाह लेने के लिए बाध्य है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नीवा में जो है अपने पास नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन, इसका जो मध्य प्रदेश शीर्ष राज्यों में से एक है, तो इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है कि विधानसभा को पूरी तरह पेपरलेस बनाना है। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़े, तो ये सिंपल सिंपल आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आगे चलते हैं, टॉपिक कंप्लीट करते हैं फटाफट। हाँ, अगले पॉइंट पे चलते हैं कि हमारे पास सुरक्षित शहर परियोजना जो 2026 है ना, सुरक्षित शहर परियोजना, सेफ सिटी परियोजना 2026, उसके अंतर्गत MP का जो धार जिला है उसको कंसिडर करा गया है। बेसिकली जो टोटल 10 शहरों को काउंट किया गया इसके अंदर एक MP का धार जिला भी आया है। इसमें क्या है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। किसकी है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है, जिसमें 10 शहरों को शामिल किया गया है। कितनों को? 10 को। और जिसमें MP का कौन सा शहर शामिल है? धार। और इसमें 100% जो है वो केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित ये योजना है। और इसमें क्या किया जाएगा, 5 वर्ष के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। इसमें 5 वर्ष के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। और लक्षित क्षेत्र इसमें क्या क्या होंगे, CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, पिंक शौचालय बनाए जाएंगे महिलाओं के लिए, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान यहाँ पे चलाए जाएंगे एक तरीके से। सुरक्षित यात्रा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 का विस्तार जो है उसमें क्या किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सड़क दुर्घटना से यात्रियों की सुरक्षा और राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा का अधिकार संविधान अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का हिस्सा है। तो इससे क्या है कि राजमार्गों के राइट ऑफ वे के भीतर बनाए गए नए ढाबे और संरचना के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक है, और 60 दिनों के भीतर वो अनधिकृत जो निर्माण है उनको हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर आंध्र प्रदेश की राजधानी को अभी परमानेंटली क्या कर दिया गया है, अमरावती कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पॉइंट। तो पॉइंट क्या अपने पास पढ़ लेते हैं एक बारी कि लोकसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर अमरावती को
आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और वो जो 3 राजधानियों वाला मॉडल है उसको निरस्त कर दिया गया है। अमरावती एक ग्रीनफील्ड राजधानी है, यहाँ भूमि पुलिंग योजना अपनाई गई है। और एक तरीके से अपन थोड़ा सा इसे देखेंगे, जिस प्रकार अमरावती एक नियोजित ग्रीनफील्ड शहर है, उसी तरह से मध्य प्रदेश का इंदौर पिथमपुरा आर्थिक गलियारा जो है वो विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अमरावती की तरह ही। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे 20 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के प्रथम चरण का भूमि पूजन किया है। अमरावती की तरह आईपीसी मतलब इंदौर पिथमपुरा जो इकोनॉमिकल कॉरिडोर है उसमें भी मिश्रित उपयोग नियोजन अपनाया गया है, अर्थात यहाँ आवासीय, वाणिज्यिक और हरित क्षेत्र एक साथ होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है न्यायाधीश पर महाअभियोग, जो अपने पास इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर न्यायिक कदाचार और न्यायिक शुचिता की कमी के आरोप में महाअभियोग की कार्यवाही चल रही है। अब बेसिकली यहाँ से अपने को ये ध्यान चलना है कि किस पे चल रही कार्यवाही, यशवंत वर्मा पे महाअभियोग की कार्यवाही चल रही है। अब इसमें क्या है कि महाअभियोग में होता क्या है कि अपने पास अधिनियम जो 1968 का है इसमें, कि लोकसभा की 100 सदस्यों से या फिर राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर जो है वो इसको प्रस्तावित करने के लिए ज़रूरी है। और जांच समिति में क्या क्या होता है और ये सब कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रखना 100 सदस्य लोकसभा में चाहिए मिनिमम, अगर आपको महाअभियोग या अभियोग इनके मतलब महाअभियोग की प्रक्रिया करनी है तो राज्यसभा की कितने 50 सदस्य होने चाहिए। फिर तो पॉइंट जोड़े गए। 8वां पोषण पखवाड़ा जो है वो देश में भी मनाया गया। उसमें क्या है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया। जीवन के पहले 6 वर्ष में इसकी थीम क्या थी कि इसकी थीम है जीवन के पहले 6 वर्ष में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना, ये भी ध्यान रखेंगे। और यह पहले 1000 दिनों के महत्व पर जोर देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं जरा। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को केंद्र सरकार ने सुरक्षित शहर के अंदर, टोटल 10 शहर थे जिसमें से एक धार को जोड़ा गया। ठीक है, अगला है सर्वोच्च न्यायालय के हालिया राजमार्गों पर एक तरीके से वो अवैध जो है उसको हटाए जाएंगे अनुच्छेद 21 के तहत। और दुर्घटना से बचाव के लिए मतलब ये क्या है अपने पास जीवन का अधिकार है। फिर मध्य प्रदेश में विकसित किया जा रहा इंदौर पिथमपुरा आर्थिक गलियारा किस नियोजन मॉडल पर आधारित है ना, तो ये मिक्स्ड यूज प्लानिंग है, मिश्रित उपयोग नियोजन है। इसमें आईपीसी में केवल एक औद्योगिक सड़क नहीं है बल्कि अमरावती की तरह इसमें आवासीय, वाणिज्यिक और हरित क्षेत्रों का मिश्रित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय की किसी न्यायालय का महाअभियोग प्रस्ताव करने के लिए लोकसभा में अभी बताया था 100 चाहिए और राज्यसभा में 50, सॉरी हाँ ये बोला था ना, बिल्कुल ये 1968 के अनुसार है ये। चलो अगला क्वेश्चन, 8वें पोषण पखवाड़ा 2026 की मुख्य थीम क्या थी कि जीवन के पहले जो अपने पास है 6 वर्षों की मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना। चलो ये कुछ क्वेश्चन आप भी कर लेंगे। मध्य प्रदेश धार जिले में लागू की जा रही सुरक्षित शहर परियोजना के वित्त पोषण का मॉडल क्या है, पूर्णतः 100% केंद्र सरकार का है। ये कुछ ऊपर जो डिस्कस किए वही पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आप देख लेंगे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं अपन। अब देखो फटाफट, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल इतना डिटेल में अपने पास आएगा नहीं, तो नेशनल इंटरनेशनल की अपन क्या मोटा मोटी काम की बात कर लेते हैं, है ना। तो MLA ट्रैक वाला तो अपन ने देखा ही था। उसके बाद में न्याय मतलब ये किसने किया था, बेसिकली केरल राज्य ने किया था, ये ध्यान रखेंगे। फिर न्याय सेतु और AI चैटबॉट में क्या है कि विधि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया और यह भाषिणी तकनीक पर आधारित है। इसका शुभंकर दिशी का है। ठीक है, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में अपन ने पढ़ लिया था कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल क्षमादान के लिए मंत्री परिषद की उसको सलाह लेने के लिए वो बाध्य है। अगला पॉइंट था कि पदोन्नति के अधिकार में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए अनुच्छेद 14 और 16 एक के तहत मौलिक अधिकार माना है ना। पदोन्नति को, प्रमोशन को मौलिक अधिकार माना है किसने, पंजाब हरियाणा ने। फिर सुरक्षित शहर परियोजना केंद्र सरकार की 100% फंडिंग है ना, 100% सुरक्षित शहर परियोजना की 100% फंडिंग कौन करेगा, केंद्र सरकार। इस योजना में मध्य प्रदेश के धार जिले को जोड़ा गया है और बजट कितना मिलेगा 10 करोड़ और कितने सालों के लिए, 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए। ठीक है, सुरक्षित यात्रा का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा को अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार का हिस्सा माना है। ठीक है, सुरक्षित यात्रा, और इसके तहत जो अवैध जो निर्माण है उनको 60 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर हटाने का मतलब निर्णय लिया गया है। अमरावती को जो आंध्र प्रदेश है उसकी स्थायी राजधानी बना दिया गया है। ठीक है,
अगला पॉइंट है न्यायाधीश पर महाभियोग के लिए लोकसभा में 100 लोग चाहिए और राज्यसभा में 50 लोग चाहिए। और फिर अब देखो अपने पास अगला पॉइंट है इकोनॉमिक्स में क्या क्या काम हुए हैं अपने पास। तो एक पॉइंट है कि गृह सुगम पोर्टल जो है, गृह सुगम पोर्टल नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा रक्षा कर्मियों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल होम लोन, किसके लिए काम किया है, डिजिटल होम लोन के लिए लॉन्च किया गया। तो गृह सुगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है, एनएचबी ने, नेशनल हाउसिंग बोर्ड ने, और रक्षा कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए होम लोन के लिए लॉन्च किया है। फिर पेमेंट्स विजन जो है वो 2028 आरबीआई का वो जारी किया गया। उसमें क्या क्या है कि इसमें फ्रॉड होने पर ग्राहक और बैंक के बीच साझा उत्तरदायित्व का नियम लाया गया है कि अगर फ्रॉड हुआ है तो ग्राहक और बैंक के बीच में साझा उत्तरदायित्व का नियम लाया गया है पेमेंट्स विजन 2028 के तहत आरबीआई के थ्रू। अगला पॉइंट है अपने पास कि जो पीएलएफएस रिपोर्ट 2025 है एनएसओ द्वारा जारी की गई, उसमें बेरोजगारी दर जो घटकर है 3.1% हो गई है इंडिया की। तो ये श्रम बल भागीदारी जो है लगभग 59.3% है और कृषि में रोजगार जनरली घटकर 43% रह गया। तो ये एक रिपोर्ट है कि बेरोजगारी दर जो घट के कितनी हो गई है, 3.1% हो गई है, एनएसओ द्वारा जारी की गई है। फिर अगला पॉइंट है बायो बिटुमिनस कृषि अवशेषों से बना डामर का पर्यावरण अनुकूल विकल्प। मतलब सीएसआईआर जो है उसने बायो बिटुमनी मतलब जो कोलतार जो डामर होता है उसके लिए कृषि के जो अवशेष हैं, मतलब कि जो पेड़ों के या जो फसल है उनके अवशेष बचे हुए हैं, जो पराली वगैरह है उनके अवशेषों से नया डामर का निर्माण करने लग गए है ना। मतलब एक टेक्निक्स वो लेके आए जिससे कृषि के अवशेषों से डामर का निर्माण कर रहे हैं, इससे अनुकूल जो अपने पास पर्यावरण अनुकूल बनेगा। ठीक है। अगला आयकर अधिनियम 2025। तो 1961 के कानून की जगह लेकर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और उसमें क्या है मानक कटौती जो है 75,000 की गई है, जिससे क्या है माध्यमिक वर्ग के जो लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। पहले 75,000 नहीं थी, उससे कम थी मानक कटौती, और अभी 75,000 कर दी गई। फिर क्रिप्टो जो वर्चुअल एसेट्स हैं उस पर भी टैक्स लागू कर दिया गया है। ठीक है। एनर्जी स्टेटिक्स में क्या हुआ है कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत अभी भी कोयला ही है, ध्यान रखना, और नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा जो है वो 71% जनरली अपने पास है। जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें सौर ऊर्जा का योगदान कितना है, 71%। E20 इथेनॉल तो अपने पास पूरे देश में लागू हो गया है, 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल है इसमें। ठीक है, सामान्य पेट्रोल। अंतरिक्ष वेंचर जो कैपिटल फंड है अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के लिए 1,000 करोड़ का फंड, और ये सिडबी प्रबंधन जो इसका सिडबी करेगा। ठीक है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कुछ कुछ इनोवेशन आए। तो एक काम करता हूँ पहले, हाँ पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं फिर अपन क्वेश्चन देख लेंगे। अगला पॉइंट है अपने पास कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या हुआ है, तो एग्नाइट इंजन जो है स्टार्टअप्स अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा 3D प्रिंटेड एनकोनेल धातु से बना हुआ, और ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन पर काम करेगा, एग्नाइट इंजन। ठीक है। ये एग्नाइट इंजन जो है ये अपने पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, और ये इंपॉर्टेंट है, पहला क्वांटम कंप्यूटर जो है वो आ गया है, वो कहाँ पे, अमरावती में स्थापित किया गया है, और इसमें आईबीएम का 133 क्यूबिट कंप्यूटर लगेगा। अगला पॉइंट है कि आर्टेमिस सेकंड मिशन जो है, आर्टेमिस सेकंड मिशन वो नासा का मिशन है, और 50 साल बाद इसमें चांद के पास जाएंगे लेकिन उतरेंगे नहीं। ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना किसने लॉन्च किया है, नासा ने, वो कितने साल बाद, 50 साल बाद लॉन्च किया है। सिगेलोसिस केरल में फैला अत्यधिक संक्रामक बैक्टीरिया, सिगेलोसिस क्या है, तो सिगेलोसिस है केरल में जो फैला हुआ अत्यधिक संक्रामक बैक्टीरियल जीवाणु रोग है, जो कैसे होता है, दूषित पानी और भोजन से फैलता है। तो ये भी ध्यान रखना पॉइंट। आईएनएस आईएनएस अरिदमन भारत की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। आईएनएस आरिदमन क्या है, आरिदमन क्या है कि भारत की 3 नंबर की जो है वो संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। K-15 और K-4 मिसाइल पहले थी अपने पास, इसके बाद में ये तीसरी ये है। और फिर इसमें क्या पॉइंट है अपने पास कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कल्पकम भारत के परमाणु कार्यक्रम का दूसरा चरण, ये भी अपने पास हुआ है। इसमें तरल सोडियम शीतलक का उपयोग होता है और मंदक का उपयोग नहीं होता है। ठीक है। तो पॉइंट क्या मतलब है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है
वो कलपक्कम भारत के परमाणु कार्यक्रम का दूसरा चरण ये मतलब एक तरीके से चालू हो गया है। अब इसमें आप क्वेश्चन देखेंगे एक तरीके से, तो ये क्वेश्चन कुछ कुछ करें अपने, बस थोड़ा सा एक पॉइंट बचा है उसको और अपन कवर कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर बचे हुए क्वेश्चन अपन देख लेंगे। तो हाँ, ये बचा हुआ अपने पास, क्या पॉइंट है देखो ज़रा। पहला पॉइंट है कि ब्रिक्स ब्रिक्स यूथ मीटिंग जो हुई है 2026 में, भारत ने उसकी वर्चुअली अध्यक्षता की है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अपने पास वन हेल्थ समिट 2026 लियोन फ्रांस में आयोजित हुई है। ये वन हेल्थ समिट 2026 कहाँ पे आयोजित हुई है? लियोन फ्रांस में, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। भारत ऑस्ट्रिया संबंध, ऑस्ट्रियाई चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर ने भारत की यात्रा की है अभी। येलो लाइन, इजराइल ने ले, ले, लेबनान के भीतर 10 किलोमीटर अंदर तक नया सैन्य बफर जोन येलो लाइन बनाया है। तो येलो लाइन क्या है? इजराइल ने लेबनान के भीतर 10 किलोमीटर अंदर तक ये नया सैन्य बफर जोन बनाया है। हिंद महासागर सम्मेलन क्या है? तो इसमें 9वां संस्करण मॉरिशस में आयोजित हुआ है हिंद महासागर सम्मेलन का। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये अच्छा है कि हिंद महासागर सम्मेलन का हाल ही में 9वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो मॉरिशस में हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट है भारत जापान में तो पहला एआई जो रणनीतिक संवाद मुंबई में हुआ है। तो भारत जापान के बीच में हाल ही में जो पहला एआई रणनीतिक संवाद कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है। चीन का तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 2 पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है, ठीक है। अगला पॉइंट है अपने पास कि यूके धूम्रपान प्रतिबंध, ब्रिटेन ने क्या किया है कि 1 जनवरी 2009 के बाद जो जन्मे लोग हैं उनके लिए सिगरेट की बिक्री पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिल्कुल, ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। यूएई और ओपेक से बाहर होना, यूएई का ओपेक से बाहर होना। तो संयुक्त अरब अमीरात जो यूएई है, उन्होंने 1 मई 2025 से तेल निर्यातक देशों के संगठन से, जो इसको ओपेक बोलते हैं, उससे बाहर हो गया है और वह अपना तेल उत्पादन, जिससे क्या है कि वह अपना तेल उत्पादन बढ़ा सके, उसके लिए रक्षा एवं सुरक्षा के लिए क्या क्या काम हुआ है? तो 2K22 तंगुस्का भारत यह वायु प्रणाली जो है एयर डिफेंस सिस्टम रूस से खरीद रहा है। क्या, कौन सी खरीद रहा है? 2K22 तंगुस्का, ये जो वायु प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भारत रूस से खरीद रहा है। और अभ्यास द्वीप शक्ति, भारतीय सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास अंडमान और निकोबार में हुआ है। कौन सा? भारतीय सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास जो है अभ्यास द्वीप शक्ति अंडमान और निकोबार में हुआ है, ठीक है। आईएनएस सांची, यह अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत है जिसे गोवा शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है। आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस तारागिरी, ये दोनों नीलगिरी जैसे प्रोजेक्ट 17A के स्टील्थ फ्रिगेट हैं। अभ्यास साइक्लोन जो 4 है, वो क्या है? ये भारत और मिस्र, इसमें भारत और मिस्र, जिसको इग्जैप बोल सकते हैं कि विशेष बलों के बीच मिस्र में हुआ है। तो अभ्यास साइक्लोन 4 कहाँ पे हुआ है? पहली बात तो मिस्र में हुआ है। किसके किसके बीच में? भारत और मिस्र के बीच में। अभ्यास डसलिक, यह भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच उज्बेकिस्तान में हुआ है, अभ्यास डसलिक, इसको भी ध्यान रखना। डिवेक्स 2026 भारत और श्रीलंका के बीच गोताखोरी डाइविंग अभ्यास कोलंबो में हुआ है, डिवेक्स 2026। अच्छा, विविध पुरस्कार खेल व्यक्तित्व और स्थान, इसके बारे में भी क्या है कि भारत का पहला पेट्रोग्लिक शैलचित्र पार्क सिंधु घाट लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। तो लद्दाख में सिंधु घाट में भारत का पहला पेट्रोग्लिक शैलचित्र पार्क स्थापित किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है विरली खंडार, महाराष्ट्र में भंडारा जिले में 25,000 वर्ष पुराना महापाषाणकालीन समाधि स्थल खोजा गया है, विरली भंडार, ठीक है। विरली भंडार 25,000 वर्ष पुराना महापाषाणकालीन समाधि स्थल कहाँ खोजा गया है? महाराष्ट्र के भंडारा में, ठीक है, विरली खंडार। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया है सुमन बेरी के स्थान पर। तो नीति आयोग के नए अध्यक्ष सुमन कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थ को दिया गया है। किसको दिया गया है? कैलाश सत्यार्थ को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 में
कैलाश सत्यार्थ को दिया गया। कान फिल्म महोत्सव 2026 फ्रांस में होने वाली इस महोत्सव में 2 मराठी फिल्मों जीव द क्रीचर और अप्रैल मई 99 का चयन हुआ है, किसमें, कान फिल्म महोत्सव 2026 में। ठीक है। हॉकी इंडिया 2026 का जो पुरस्कार है वो प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार हार्दिक सिंह पुरुष टीम से और नवनीत कौर को महिला टीम से दिया गया है, हॉकी इंडिया पुरस्कार का सम्मान। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025, पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 जम्मू कश्मीर की बिना हाथों वाली तीरंदाज शीतल देवी को चुना गया है पैरा आर्चर ऑफ द ईयर में, शीतल देवी को। पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम, कौन सी पुस्तक है, टाइड्स ऑफ टाइम, राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई, जो सांसद भवन में लगे भित्ति चित्रों पर आधारित है। टाइड्स ऑफ टाइम सुधा मूर्ति ने लिखी और भित्ति चित्रों पर आधारित है। अब अभी जो अपन ने पढ़ा इसके ऊपर ये 10 to 15 क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन के बाद में उसकी व्याख्या भी दे रखी है, तो ये तो आप रीड आउट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और ऐसे ही ऊपर वाला भी अपन ने पूरा कवर कर लिया। हाँ, तो अभी देखो वापस से मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या करा है। लगभग 60 पेज की PDF है, तो इसमें अपन ने बेसिकली जो करंट अफेयर है अप्रैल मंथ का किया है 2026 का, और इसमें MP वाला तो काफ़ी डिटेल में बताया, और नेशनल और इंटरनेशनल चूँकि हमारे पास 1 या 2 ही क्वेश्चन आएंगे इससे, तो इसको थोड़ा ऊपर ऊपर सतह से देख लिया अपन ने कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट कुछ हुआ है, तो उसके हिसाब से ध्यान रखें। तो इसको रिवाइज कर लेना और ये सफिशिएंट होगा, आई थिंक सो। चलिए ठीक है, तो फिर कभी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।